ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमें बताया गया था, पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया था, और ये बताया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी एज मतलब एज फंडामेंटल एज मास। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट मास की तरह इसे भी अपन फंडामेंटल मान सकते हैं। ये किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन देख सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि जब चार्ज को हम रेस्ट पे रखे हुए हैं तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर देखने को मिलेगा। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखेंगे। और यही चार्ज जब एक्सेलरेटेड हो तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों ही दिखेगी, राइट। तो ये हमें मेन मेन बताया गया था, और जिसमें से हम बेसिकली उस प्रॉपर्टी को डील करेंगे जब चार्ज हमने रेस्ट पे रखा हुआ होगा। उसकी वजह से जो भी एक चार्ज, उसके साथ जो भी रिलेशन में, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर बताया गया था चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करते हैं। और चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हमें अपने को बताया गया था। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग में सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से बताया गया। फ्रिक्शन क्या, तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को एक दूसरे के साथ रब करा तो एक पे जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये तब होगा जब दोनों न्यूट्रल हो, दोनों पे पहले से कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट हो। यदि पहले से चार्ज किसी में प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली अनइक्वल हो सकता है, बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर भी वैलिड रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह वैलिड रहता है। ठीक है। तो अब आता है सेकेंड पॉइंट, बाय कंडक्शन। तो फर्स्ट था फ्रिक्शन, और दूसरा, पहले इंडक्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या तुम्हें दिखेगा। सपोज करो हमारे पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज, किसी रॉड पे हमने बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट किया हुआ है, और हमारे पास कोई एक न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई सा भी चार्ज नहीं है। तो जब इस पॉजिटिव रॉड को इस स्फीयर के पास लेके आओगे तो तुम क्या देखोगे कि इसके इस सरफेस पे ना नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है इधर, और इस तरफ कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव। अब देखो दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, क्यों, क्योंकि स्फीयर पे पहले चार्ज कितना था, जीरो, तो बाद में भी चार्ज जीरो होना है। तो इधर जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव डेवलप होगा उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इस साइड डेवलप होगा, ताकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करे, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस वाले सरफेस पे नेगेटिव और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब हम क्या करते हैं, मान लो हमें चाहिए स्फीयर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, अपन दोनों देख लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में इसी स्फीयर को ना अर्थिंग कर दूंगा। ये अर्थिंग तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे। अर्थिंग का सिंबल इस तरीके से होता है, जब भी कभी अर्थ करने का मतलब हम उस मटेरियल से या फिर उस बॉडी से एक वायर अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो अर्थ में फ्लो हो जाता है। तो अब इस पे इधर निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और जैसे तुम इस अर्थिंग को हटाओगे तुम ये देखोगे कि इस स्फीयर पे अब निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी पे चार्ज हम डेवलप करा सकते हैं। फिर नोट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में नेगेटिव चार्ज एक्चुअली क्या हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अर्थ में चला गया, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लिया। तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज रह गया वो अपने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने।
देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे कि ये अपने काम कर लिया है ना, अब सोचना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ कि एक और अपन ने मेटेलिक स्फीयर इधर रखा। अब जैसे मैं मेटेलिक स्फीयर इधर रखूंगा तो इसके इस सरफेस पर निगेटिव डेवलप होगा, इधर पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है। इधर क्या डेवलप होगा, निगेटिव, या फिर वैसे छोड़ो, उस जो एक मेटेलिक स्फीयर है इसको इस तरह टच करा दो तो देखो ये क्या करेगा कि निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है मेनली, तो जैसे तुम इसको इधर रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। आया क्या समझ? हाँ बढ़िया। नोट करने के बाद डन का मैसेज करना, फिर अपन इसका थर्ड स्टेप देख लेते हैं। ये सेकंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एंड थर्ड है कंडक्शन, एंड थर्ड कंडक्शन। कंडक्शन में एक लाइन लिखना, कंडक्शन में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना। देखो ये जो भी टर्म है ना, इंडक्शन कंडक्शन, ये सब तुम आगे डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी इसमें अर्थिंग में इतना उलझो मत, क्योंकि अर्थिंग तुम्हें एक सेपरेट से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी बस इसका एक सुपरफिशियल आइडिया ले लो, ये डिटेल में तुम्हें आगे बताया जाएगा कि कैसे हम अर्थिंग से चार्ज डेवलप करते, सब कुछ बताया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन 22 लेक्चर में यही सब पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव वो सब मैं बताऊंगा, अभी बस थोड़ी वेट कर लो। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या होता है, अब इसके लिए ना फिर मुझे आगे जाना पड़ेगा, तो अभी ये बस ऐसे याद रख लो, आगे सब कुछ आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप हुआ सब कुछ बताऊंगा मैं। इसमें लिखना कंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज, the process of transfer of charge by contact to conducting bodies is known as conduction, is known as conduction, is known as conduction। जैसे सपोज करो हमारे पास एक कोई मेटेलिक स्फीयर है और इस पे क्यू चार्ज है सपोज, है ना। हमने क्या करा कि एक कोई बी स्फीयर है और इस पे चार्ज है Q1। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कांटेक्ट कर रहा हूँ, टच कराता हूँ एक दूसरे के साथ। टच कराने के बाद दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लिया, तो मानते हैं कि इस पे चार्ज आ गया Q डैश और इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश। अब मैं ये देखो, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि Q डैश जो है ना वो Q1 डैश के बराबर है, ये कहना गलत है। ये स्टेटमेंट हम तभी लिख सकते हैं जब रेडियस ऑफ आर और रेडियस ऑफ बी, मतलब आर ए बराबर हो आर बी के, आइडेंटिकल स्फीयर हो, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते पहली बार, ठीक है। तो हम बस इस पे बेस मतलब इसके बेसिस पे हम सिंपल ये लिख सकते हैं Q1 प्लस क्यू बराबर Q1 डैश प्लस क्यू, चार्ज कंजर्वेशन होल्ड करेगा, है ना। इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये हम तब लिखेंगे जब आर ए बराबर आर बी हो। क्या बात समझ रहे हो तुम? मॉडुलस इसमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो मान लो इस पे +10 है, मानो इस पे है -16, ठीक है। दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, -6, तो -6 तो इस पे -3, इस पे -3, तो मॉड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना।
एक बार रिपीट कर दूं, देखो ध्यान से। हमारे पास ए और बी दो मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। इस पे चार्ज है क्यू और इस पे चार्ज है Q1। ठीक है, इन दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया, फिर मैंने सेपरेट कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आफ्टर सेपरेशन इस पे चार्ज है Q डैश और इस पे चार्ज है Q1 डैश। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 प्लस Q इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q डैश। ये समझ में आता है? मैं ये कह रहा हूँ कि Q1 डैश और Q1 डैश मतलब Q डैश और Q1 डैश ये दोनों बराबर तब होंगे जब दोनों मेटेलिक स्फीयर का रेडियस इक्वल होगा। अदरवाइज हम इसे बराबर नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान सा होगा। अपने पास दो मेटेलिक स्फीयर है, ए एंड बी, एंड दोनों का रेडियस इक्वल है। आर ए बराबर है आर बी के, ऐसा गिवन है। इस पे चार्ज है 15 कुलाम और इस पे चार्ज है मानो -28 कुलाम। ठीक है, इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में लाया और फिर हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो फाइनल चार्ज मुझे बताओ ए और बी पे कितना होगा? फाइनल चार्ज बताओ ए और बी पे कितना होगा? -6.5। बढ़िया, पॉइंट में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। देखो क्या करना है, इनिशियल चार्ज यदि मैं तुमसे पूछूं क्यू इनिशियल, तो हम सिंपल क्या कहेंगे? देखो 15 -28, तो यहाँ से कितना आएगा? -13 कुलम। अब यही -13 कुलम इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना है ना। आइडेंटिकल स्फीयर है तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि इस पे होगा -6.5 कुलम और इस पे भी होगा -6.5 कुलम। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो बढ़िया। तो ये हमने तब लिखा जब आर ए बराबर आर बी है। ठीक है, ये इक्वल नहीं होगा तो इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एक कूलम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? अब ये तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना। 1 कूलम मतलब Q इक्वल्स टू, तुम्हें कितना पता है? 1 कूलम। तो Q इक्वल्स टू NE, तो यहाँ पे 1 रखो और यहाँ पे N मुझे नहीं पता। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो N इक्वल्स टू कितना आएगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करो, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए तुम्हें या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना होगा। तो जिसने ट्रांसफर किया है उस पे चार्ज आ जाएगा 1 कूलम। सही है ना? हाँ बिल्कुल। चलो बढ़िया। तो तुम्हें मेथड ऑफ चार्जिंग सब कुछ अच्छे से समझ में आया होता है, एक बार यस का मैसेज करो। अब अपन इस चैप्टर के मेन पार्ट पे मूव करेंगे। ये तो अभी तक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था, अभी तक चार्ज वगैरह के बारे में सीख रहे थे। हेडिंग लिखना, कुलाम्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखना द इलेक्ट्रिक फोर्स ब्रैकेट में Fe, द इलेक्ट्रिक फोर्स ब्रैकेट में Fe द इलेक्ट्रिक फोर्स ब्रैकेट में Fe exerted by one point charge
exerted by one point charge on another the electric force Fe exerted by one point charge on another acts along the line acts along the line acts along the line between the charges. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. The electric force Fe exerted by one point charge on another acts along the line between the charges. ये फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. It varies inversely as the square of it varies inversely as the square of the distance separating the charges inversely as the square of the distance separating the charges and proportional to the product of charges. Proportional to the product of charges. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं. It varies inversely as the square of the distance separating the charges and proportional to the product of charges. Next point. The force is repulsive if charges have same sign. The force is repulsive if the charges have same sign. And attractive if charges have opposite sign. Attractive if the charges have opposite sign. तीनों पॉइंट नोट कर लिए हो? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है. बिल्कुल तीनों पॉइंट नोट कर लिए हो तो एक बार यस का मैसेज करो. अब जो मैं बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना. अभी कोई राइटिंग वर्क नहीं करोगे. फर्स्ट नहीं हुआ है. एक बार फर्स्ट मैं फिर से बता देता हूं. द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe exerted by one point charge on another acts along the line between the charges. ठीक है. अब बहुत ध्यान से सुनोगे. फुल अटेंशन चाहिए अपने को. हाँ वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. बिल्कुल सही सोच रहे हो. देखो ध्यान से. सबसे पहले सबसे फर्स्ट लाइन में हमें क्या बताया गया. देखो सबसे पहले तो तुम्हें समझना होगा हमें पॉइंट चार्ज बताया गया. पॉइंट चार्ज का मतलब सिंपल साइज टेंडिंग टू जीरो है ना. यहाँ पे मानो Q1 चार्ज, इधर मानो Q2 चार्ज. सबसे फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया कि इनके बीच जो Fe का फोर्स लगेगा वो इन दोनों के लाइन ज्वाइन करने के अलोंग लगेगा है ना. तो हमने इन दोनों को लेते हुए लाइन ज्वाइन करा तो इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगने वाला. ये कंफर्म है. ये फर्स्ट लाइन में हमें बताया गया. थर्ड लाइन में बताया गया कि सेम साइन यदि है तो फोर्स कैसा होगा. रिपल्सिव.
रिपल्सिव का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग यानी कि एरो हम किधर देंगे, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा समझना, एक और डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। एक Q1 है और सेकेंड चार्ज है -Q2, एंड एक थर्ड डायग्राम है -Q1 एंड -Q2, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। देखो, अब देखो इसमें क्या है, ऑपोजिट साइन है, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, तो हम इस पे फोर्स कैसा लगाएंगे, अट्रैक्टिव, किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, किधर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। और इसमें देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसमें कैसा, रिपल्सिव, यानी अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। तो पहले मैं तुम्हें डायरेक्शन सिखा रहा हूँ, इसको अपने ध्यान से देखना है। और यहाँ पे एक सिंबॉलिकली तुम लिखना चाहो तो F12 लिख सकते हो, इधर लिखना चाहो तो F21 लिख सकते हो, ये क्या है ये भी बताऊंगा। इसे 12 लिख सकते हो, इसे 21 लिख सकते हो, सिमिलरली 12 और इसे 21। ध्यान से देखना, F12 है क्या, देखना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड, है ना। F12 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये दोनों सेम साइन है, फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, क्या, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइन किया, अवे का मतलब एरो किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। ऑपोजिट साइन है, फोर्स किधर लगेगा, अलोंग, मतलब टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, टुवर्ड्स मतलब एक दूसरे की तरफ, मतलब एरो किधर होगा, इस तरफ। ये सिंपल हमने डायरेक्शन देखा है। तुम्हें ये डायरेक्शन अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे यस का मैसेज करो। नोट करना। नोट करने के बाद डन का मैसेज करना। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो, तो ये तो हमने डायरेक्शन की बात करी, अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जैसा हमें बताया गया कि फोर्स जो है, इधर लिख रहा हूं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मतलब आर, ठीक है। इन दो को हम कंबाइन करें तो सिंपल एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे और ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान लेते हैं, एंड के की जो रफली, मतलब लगभग ये 8.99 होता है, जिसे हम 9 लिखते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ 9 के इक्वल रहता है। और यहाँ से हम चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट कैसे लिखोगे, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो पहले ये नोट करो।
वो सब मैं बताऊंगा, पहले अभी नोट करो, मैं एक एक चीज तुम्हें साइन कैसे रखना सब कुछ बताऊंगा, पहले नोट कर लो। देखना यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम पढ़ते हैं क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट अपन इसे प्रोनाउंस करते हैं, और ये सिंपल है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट तुम लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये नोट करना। डन। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे Q1 Q2 पॉजिटिव साइन का है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो अपन ने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा है ना वो है, और इसके बारे में भी अभी जस्ट बताने वाला हूँ, पहले मैं साइन के बारे में बता दूं। देखो हमारे पास जो फोर्स है F बराबर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो हम Q1 Q2 को ऑलवेज पॉजिटिव साइन में रखेंगे, समझना ध्यान से। भले ही यहाँ पे -Q2 नेगेटिव है, बट मैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे नहीं रखूंगा, हम सिर्फ चार्जेस के मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो तुम इस फॉर्मूला को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, के मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें ये आइडिया देना कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं, समझे। फिर से देखो, फिर से बताता हूँ, साइन का सिंपल सा मतलब क्या है कि तुम्हें बस ये आइडिया देना कि फोर्स जो यहाँ पे चार्जेस के बीच जो लग रहा है ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये तुम किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे, साइन के बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में हमें क्या करना है, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ हम साइन यूज नहीं करेंगे, ऐसा तुम समझ सकते हो कि इसको मॉड के साथ लिखेंगे, राइट। मॉड के साथ लिखने का मतलब सिंपल है कि कोई भी नेगेटिव साइन आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होल्ड करेगा एंड इसके लिए भी फॉर्मूला यही होल्ड करेगा, क्या, तो के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साइन हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, चाहो तो इसमें तुम मॉड लगा सकते हो। अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ इन दोनों के रिगार्डिंग, सोच के देखना, क्या F12 बराबर होगा क्या 21 के, सोचो कैसे पता। अब देखो तुम इस पे भी फोर्स लिखोगे तो भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, इस पे फोर्स लिखोगे तो भी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, राइट। तो F12 बराबर F21 के, हाँ लेकिन इसी काम को मैं ऐसे लिखूं, F12 का वेक्टर बराबर F21 का वेक्टर, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि देखो एक की डायरेक्शन इस तरफ और एक की डायरेक्शन इस तरफ, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस वजह से ही गलत हो गया। इसी को मैं ऐसे लिखूं, F12 बराबर नेगेटिव ऑफ F21, तो ये बिल्कुल सही है। तो तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। हाँ नोट करना, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे Q1 Q2 को साइन के साथ नहीं रखेंगे, विदाउट साइन रखेंगे। साइन का सिर्फ काम इतना है कि हमें ये बताना कि दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये हम जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन करते हैं, ठीक है।
तो बस साइन का इतना ही काम है कि हमें ये बता दे कि जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। बस रिपल्सिव होगा तो अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, अट्रैक्टिव हुआ तो टुवर्ड्स फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, सिंपल। साइन वगैरह कुछ नहीं देना है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, ऐसा। और यदि वेक्टर साइन के साथ लिखना हुआ तो तुम इसको आई कैप के साथ लिखोगे और इसे माइनस आई कैप के साथ लिखोगे। चलो यहाँ तक यदि नोट कर लियो तो एक बार मुझे यस का मैसेज करो, यहाँ तक सब कुछ अच्छे से हो गया हो तो। अब मैं तुम्हें एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बहुत ध्यान से सुनना। देखो एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये बेसिकली मीडियम प्रॉपर्टी, इसे हम परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ध्यान से देखना, जैसे सपोज अपने पास जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये हमने स्पेस फ्री स्पेस में लिखा है या वैक्यूम में लिखा है पहली बार, ये किसी मीडियम में हमने नहीं लिखा है। अब मानो इसी दो चार्ज को हम किसी मीडियम में ले जाए ना, तो फिर इस फॉर्मूला में हमें कुछ चेंजेस करना होगा। बहुत ध्यान से सुनना। देखो एप्सिलॉन नॉट को तुम लिख सकते हो परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना। और एप्सिलॉन नॉट जो हम अभी लिख रहे हैं, एक एप्सिलॉन नॉट आर होता है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और ये रिलेटिव परमिटिविटी सिंपल होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझना ध्यान से। और ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान से देखना, फॉर वैक्यूम ये एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू 1 हम लिखते हैं, जिसकी वजह से एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट के। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये रख देते हैं। मानो हमें कोई मीडियम की गिवन है, पहले ये नोट करो फिर बताता हूँ, पहले नोट करो फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ, नोट कर लिए क्या? देखो सुनो ध्यान से। मानो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2, कुछ सेपरेशन पे हमने प्लेस करा हुआ है और हमने फोर्स कैलकुलेट किया और मानो 100 न्यूटन आया। कितना? 100 न्यूटन। और ये हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये वैक्यूम में कर रहे हैं। मतलब हमने जब देखा दो चार्जेस को हम कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करा और कुछ इसका मैग्नीट्यूड है, तो हमने जब फोर्स कैलकुलेट करा तो हमें फोर्स कितना मिला? 100 न्यूटन। कब? जब हमने फ्री स्पेस या वैक्यूम में इसे प्लेस करा हुआ है तब। सपोज करो इसे मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया, इन दो चार्जेस को मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। और हमें लिक्विड का ई आर गिवन है, लिक्विड का ई आर कितना गिवन है? 5। कितना गिवन है? 5। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है 5। मतलब सिंपल है कि जब ई आर को हम क्या लिखेंगे? ई बाई ई नॉट। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? इप्सिलॉन नॉट ई आर के। तो यहाँ से 5 का कम मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ध्यान से देखो 5 का मतलब, अब जब उन दो चार्ज को हमने लिक्विड में प्लेस कर दिया है, तो अब इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो 100/5 दैट इज 20 न्यूटन लगेगा। क्या तुम्हें समझ में आया?
तो इसका मैसेज करो। नहीं आया समझ, फिर समझो। हाँ समझना ध्यान से, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैं ई आर को 5 मान लिया हूँ। कितना मान लिया हूँ? 5। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वैक्यूम के लिए लिखा हुआ है। इसी को मैं किसी और मीडियम के लिए लिखना चाहूँ, किसी और मीडियम के लिए, तो मैं सिंपल लिखूंगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, नहीं लिखूंगा सिर्फ इप्सिलॉन नॉट, सिर्फ इप्सिलॉन, है ना। और यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये किसी भी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, इसको ऐसे लिख सकते हो, फॉर एनी मीडियम। अब सोचो, हमने मीडियम चेंज करा और हमें मीडियम का ई आर हमें 5 गिवन है। ई आर कितना गिवन है? 5। अच्छा, अब मुझे ई की वैल्यू लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा क्या? सोच के देखो, 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अब इसी फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो जो मेरा एफ ई है वो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर एंड Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और हमें पता है कि इतना का जो वैल्यू है वो तो 100 न्यूटन है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि जो हमने ये माना हुआ है ये किसके बराबर है? 100 न्यूटन के। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नया फोर्स है वो किसके बराबर होगा? 100 अपॉन ई आर के। और ई आर हमें कितना गिवन है? 5, तो यहाँ से 20 न्यूटन आ गया। मतलब जब इसी चार्ज को सेम डिस्टेंस पे हमने किसी लिक्विड में प्लेस करा, तो अब वो फोर्स 100 से घट के 20 पे आ गया है। कुछ समझ में आया क्या? सोचो सोचो, विजुअलाइज करो। बस ये ध्यान रखो कि जो हम एक्चुअल कूलम्ब्स लॉ जानते हैं ना, वो वैक्यूम में है। वो जो फॉर्मूला वो किस में है? वैक्यूम में। बट इसी फॉर्मूले को हम किसी मीडियम में अप्लाई करना चाहें ना, तो एक ई आर का डिवीजन आएगा, और ई आर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी अपन क्वेश्चन करेंगे। तो हम मतलब अभी तक मैंने तुम्हें कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला, मतलब कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब साइन रखना है, कब नहीं रखना है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन करा। अब पहले का दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसका अपन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना। और तुम्हें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एडिशन करने का तरीका वेक्टोरियली अपन करेंगे, है ना। देखना ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। मानो इधर x एक्सिस है और इस तरफ है y एक्सिस। एक चार्ज 5 माइक्रोकुलम ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है, और एक 10,0 पे 10 माइक्रोकुलम प्लेस किया गया है। ठीक है, और x मीटर में है, y भी हमें मीटर में गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया फाइंड Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 5 माइक्रोकुलम ड्यू टू 10 माइक्रोकुलम। बताओ तो जल्दी से आंसर। के की वैल्यू रखनी है अपने को। ठीक है, के 9 इंटू 10⁹9 पुट करके आंसर बताओ। एंड फोर्स के लिए एसआई यूनिट हमें न्यूटन पता है ना, फिर कूलम में हम क्यों आंसर दे रहे हैं? फोर्स के लिए हमें यूनिट न्यूटन पता है, तो फिर हम कूलम में आंसर क्यों दे रहे हैं? हम्म, चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁹9, Q1 5 इंटू 10⁻6 माइनस के साथ, फिर इधर 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 10⁻2।
मीटर में है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, इसे 100 कर लो, इसे कैंसिल करो तो ये 12 और इधर -3 -4, तो 45 इंटू 10⁻⁻4, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। कोई बात नहीं, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 पता होगा तुम्हें। क्या यही आंसर है क्या सभी का? एंड फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव, है ना। बस सिंपल। मानो यहाँ पे एक चार्ज में माइनस साइन लगा होता तो क्या हम यहाँ पे माइनस रखते हैं क्या? नहीं रखते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व करते और यहाँ पे हम क्या लिखते? अट्रैक्टिव, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे। भले ही साइन कुछ भी रहे, हमें बस मॉड के साथ सॉल्व करना है। साइन यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है, मैं 2-3 बार और रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आगे भी रिपीट करूंगा क्योंकि इस टाइप से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इधर है चार्ज 2q, इधर है q, और इस तरफ है माइनस, पहले प्लस q लो, ठीक है, प्लस q, ठीक है। साइड लेंथ a के बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ a के बराबर है। हमसे पूछा गया है फाइंड Fe on 2q ड्यू टू अदर चार्जेस। करो तो सॉल्व। तुम्हें पता होना चाहिए कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हमें एक से ज्यादा क्वांटिटी को ऐड करना है तो हमें वेक्टर एडिशन के हेल्प से सॉल्व करना होता है। देखो समझते हैं पहले तो, इधर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स इस पे किस तरीके का लगेगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या? अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, एरो किधर होगा? बाहर की तरफ। सिमिलरली ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा? अवे, बाहर की तरफ, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज हम लिखना चाहें तो मैं यही लिख सकता हूँ k 2q² डिवाइड बाई a², और इधर आ जाएगा k 2q² अपॉन a², डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा? 60, पता है तुम्हें ये बात, है ना। अब तुम खुद सोच के देखो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं कोशिश ये करूंगा किसी एक को f मान लेता हूं, तो जब मैं इसे f मानूंगा तो ये भी f के बराबर होगा, एंड रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे बताओ? f1 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर, 2f1 f2 cos 60, यही तो लिखना होगा। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो f² 2f² और cos 60 हाफ, सॉल्व करोगे इससे कैंसिल, एंड आंसर कितना आ गया? √3f, और हमने f क्या माना था उसे रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर आएगा 2√3 kq² अपॉन a²। आंसर समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना?
फोर्स है तो कंपोनेंट ले। अब देखो कंपोनेंट्स लेने से अच्छा है ना कि दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व कर ले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म तो नहीं पूछा ना। जब वेक्टर फॉर्म पूछता तो अपन कंपोनेंट की बात करते, हम क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। हमसे नेट फोर्स पूछा गया है, सिंपल हमें दो वेक्टर पता है, दोनों का अपन ने रिजल्टेंट निकाल लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बताया गया था ना। आया क्या समझ? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर Q 2Q Q Q, ठीक है, स्क्वायर है इस बार, साइड लेंथ a के बराबर गिवन है, और हमसे सिंपल पूछा गया है फाइंड एफ नेट ऑन 2Q ड्यू टू अदर। करो तो सॉल्व। ओके, मिस्टेक मत करना। बढ़िया, गुड। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड चार्जेस हैं, इसकी वजह से इन पे फोर्स देखना 2Q पे। देखो ये भी पॉजिटिव है, 2Q पे किधर फोर्स लगाएगा, अपने से दूर, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये Q किधर लगाएगा, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, ये Q किधर लगाएगा, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। कुछ इस तरीके से डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। चाहे तो मैग्नीट्यूड यही लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, के क्यू, ऐसे के 2Q² अपॉन ए स्क्वायर, इधर कितना आएगा के 2Q² अपॉन ए स्क्वायर, और तुम्हें पता होना चाहिए ये डिस्टेंस हम कितना लिख सकते हैं, √2a के बराबर। तो इस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, के 2Q² अपॉन √2a का होल स्क्वायर, और ये सिंपल सॉल्व करके आएगा KQ² अपॉन a स्क्वायर। सही लिख रहा हूं? तो देखो जब भी कभी ऐसे लिखना हो ना, तो कोशिश करो KQ² अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब देखो हम ना क्या करेंगे कि KQ² अपॉन a स्क्वायर को f मान लेंगे, f मान लेंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा सिंपल ये होगा
कि ये कितना हो जाएगा 2f के बराबर और ये कितना होगा 2f के बराबर। हमने ऐसा क्यों किया? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, 2f हो गया, 2f हो गया और f हो गया। मतलब हमें इन तीन वेक्टर्स को सॉल्व करना है। तो देखो, तीन वेक्टर का समेशन हमें सिखाया नहीं गया है, हमें दो वेक्टर के समेशन का ही फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे कि इन दो वेक्टर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इन दो वेक्टर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं और 90 पे है। याद करो, इक्वल वेक्टर्स और 90 पे है, तो क्या इसका रिजल्टेंट 45 पे चला जाएगा क्या? याद है क्या सभी को? बिल्कुल। इसे अपन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। एफ आर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर और 2f1 f2 cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? √2f ही तो आएगा। सही है ना? समझे? तो देखो, ये 2f और 2f, यदि मैं इस तरफ डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तो देखो, इधर है 2f और इधर है 2f, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा? 2√2f, है कि नहीं? क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2f इंटू √2, तो यही आएगा। अब देखो, ये जो वेक्टर है ना, ये भी इसी लाइन में है, दोनों का लाइन सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एफ नेट जो है वो किसके बराबर है? 2√2f प्लस f के। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ 2√2 प्लस 1, और f जो हमने माना है वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। एक बार देखो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कैसे सॉल्व कर रहे हैं सभी को आइडिया लग तो रहा है ना? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना नेक्स्ट, फिर से एक स्क्वायर लिया है हमने। इस तरफ है चार्ज -q, 2q, q, एंड इधर है -q, इस तरीके से। ठीक है, हमसे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2q। करो तो सॉल्व। एक बार मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर देता हूँ ताकि आंसर सेम रिपीट ना हो। इधर 2q मानो, ये भी है 2q, और इसे सिर्फ q मानो। करो तो सॉल्व। हमें इस पे नेट फोर्स सॉल्व करना है। मिस्टेक मत होने देना।
सॉल्व करें क्या? चलो देखते हैं। ये 2q इस पे किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये फोर्स किधर लगाएगा? अपने से दूर। ध्यान से देखना, ऐसा ही होगा क्या? ये फोर्स किधर लगाएगा? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग। ये किधर लगाएगा? अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। ये किधर लगाएगा? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग। तो इस तरीके का वेक्टर आ गया, ध्यान से देखना। ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैं मैग्नीट्यूड में कहता हूं कि इसे मैं F1 मान लिया, इसे मैं F2 और इसे मैं F3 मान लेता हूं। मैं अलग F1 F2 F3 लिखता हूं। देखो F1 में क्या लिखूंगा? K 2q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अच्छा, F2 कितना लिखूंगा? K 2q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। एंड F3 हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, F3 हम लिखेंगे K q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। पहले मैंने F1 F2 F3 लिखा है, ये चेक करके बताओ सही है क्या? इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? नो डाउट, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो F1 F2, अब देखो ध्यान से देखो, F1 और F2 बराबर है। मैं क्या करता हूं कि इसे मैंने F माना है, समझना, इसे मैंने F माना है, तो क्या मैं इसे 4F लिख सकता हूं? इसे मैं 4F लिख सकता हूं क्या? सोच के बताओ कैसे, क्योंकि नीचे यहाँ 2 का डिवीजन है। सोचो, तो मैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम 2F लिख सकते हैं, है ना? और 2 एक ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसे मैं 4F इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हमने F माना है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर को। तुम चाहो तो इसे F मान सकते हो, इसे F/4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? F1 हमारे पास है 4F के बराबर, F2 हमारे पास है 4F के बराबर। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इस तरफ आएगा, और कितना आएगा? 4√2F आएगा। सोच के देखो, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और कितना आएगा? 4√2F, राइट। अब देखो, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे कैसे है? 90 डिग्री पे। कैसे पता? क्योंकि ये 45 पे जाएंगे। कैसे 45 पे जाएंगे? क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स है, राइट। तो ये बीच से गया और ये 90, तो अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट अब सॉल्व करना है। ऊपर लिख रहा हूं, एफ आर क्या लिखेंगे? देखो, अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, 4√2 F का स्क्वायर प्लस F3 है कितना? F, तो F का स्क्वायर। एंड तुम्हें पता है cos 90 जीरो होता है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा, cos 90 जीरो लिख दिया यहाँ पे, सिंपल। क्या आएगा बताओ? 16 इंटू 2 32 प्लस 1 इंटू F, एंड आंसर है हमारे पास √33। और इसी को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, √33 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये है मेरा फाइनल आंसर। बहुत ही बढ़िया। देखो अच्छे से, कोई से स्टेप में डाउट है तो बताओ मुझे। फोर्स में मैं टोटल 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। 20, अभी तक 3-4 तो हो ही गए होंगे। तो एंड तक आते आते तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। हम इसे F4F क्यों लिख रहे हैं, ये भी रीजन तुम्हें समझ में आया होगा। इसे हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, क्योंकि मैं बार बार इस टर्म को लिखूंगा तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, और फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो जब भी कोई भी टर्म रिपीट हो ना, तो हमेशा कोशिश करना है कोई एक टर्म को कुछ अपन मान ले, जैसे मैथ्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अपन क्लास में करेंगे 20 क्वेश्चन, मॉड्यूल का तो अलग है। सिर्फ क्लास क्लास में फोर्स फोर्स पे 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो -2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, -8 क्यूब। ध्यान से देखना, इसे 6 कर लो, ठीक है। 6 क्यूब, 2 4 6 8 है ना। स्क्वायर है, साइड लेंथ ए के बराबर हमें दिया गया है, और सेंटर पे ना, एग्जैक्ट सेंटर पे हमें क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया गया है। इस स्क्वायर के सेंटर पे हमने क्या चार्ज प्लेस करा है? क्यू नॉट। तो हमसे पूछा गया है फाइंड एफ नेट ऑन क्यू नॉट ड्यू टू अदर चार्जेस। करो तो सॉल्व। इस क्यू नॉट पे बाकी चार्जेस की वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। आंसर्स आना स्टार्ट तो हो गए। हम्म। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो हमें ये डिस्टेंस बताओ, क्या हम इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस, इसे मैं a/√2 लिख सकता हूँ क्या? सही है ना। इसे मैं a/√2, a/√2 है, ये सभी है ना, पता है अपने को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। इस प्लस पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, एरो इस तरीके से आएगा। अच्छा, इसे मैं F1 मानता हूँ, ठीक है। अब मैं F1 का मैग्नीट्यूड इधर साइड में लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो, मैं लिखूंगा 4k/Q0/a²। बोलो सही है क्या? 2 इधर, और इससे नीचे से 2 ऊपर आएगा, तो 2 × 2 4, तो 4k/Q0/a² F1 की वैल्यू। सही है। चलो इस 6q को ध्यान से देखो, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। इसे मैं F2 मानता हूं, और F2 को मैं साइड में लिख लेता हूं। तो यहाँ पे 6 और ये 2, 6 × 12 हो जाएगा, तो 12k/Q0
अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं F3 लिखूंगा, F3 कैसा है, पॉजिटिव, तो ये रिपेल करेगा और इसे मैं F3 मानता हूं, और F3 कितने के बराबर होगा, 8 k अपॉन ए स्क्वायर। एंड इसे F4 अपन मानते हैं, इधर मैं लिख देता हूं साइड में अपन ने किसे क्या माना है, ठीक है। तो F4 हम क्या लिखेंगे, सिंपल, थर्ड नहीं 16 k अपॉन ए स्क्वायर। तो मुझे बताओ F1 F2 F3 F4 तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। पहले मुझे ये बताओ F1 F2 F3 F4 यदि तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ये जो मैंने साइड में लिखा है सही है। अब देखो एक 4 का फैक्टर है सभी में, है ना। इसे यदि मैं f मानता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 3f, इसे लिख सकता हूं 2f, और इसे लिख सकता हूं 4f। कहीं कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं ना। देखो इसे हमने यदि f माना है तो इसे हम 3f लिख सकते हैं, 2f, और इसे हम 4f लिख सकते हैं। सही है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसी पॉइंट को मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस लाइन में कौन कौन है, F2 और F4 है ना। तो F2 और F4 को देखो तो ये 4 + 3 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं सिंपल लिखूंगा 7 × f, राइट। अच्छा F1 F3 को देखो, F1 F3 को देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3f। अच्छा क्या इन दोनों के बीच एंगल 90 होगा, क्या समझ में आता है हमें। तो मैं रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, FR क्या लिखूंगा, √, डायरेक्ट लिखूंगा 7f का स्क्वायर + 3f का स्क्वायर, और cos 90 0 होता है तो आगे का टर्म मैं नहीं लिख रहा। तो इधर से कितना आएगा 49f स्क्वायर, और इधर से आएगा 9f स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 58f स्क्वायर। बोलो, और इसे सॉल्व करें तो √58f। तो इस तरीके से यदि मैं नेट फोर्स लिखना चाहूं, F नेट लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, तो मुझे 58 पता है और हमने F किसे माना, इसे माना है, तो हम यहां लिखें 4√58 KQ0 अपॉन ए स्क्वायर। क्या किसी का ये आंसर आया है क्या, बहुत बढ़िया, गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या तुम्हें प्रॉपर समझ में आया क्या, किस तरीके से अपन काम कर रहे हैं। कैलकुलेशन सिंपल करने का स्टेप भी हमें आना चाहिए। हमने इसे f माना तो हमें कैलकुलेशन कम करना हुआ, यदि तुम इसे 4f मानते सिर्फ इसे तो और ज्यादा कैलकुलेशन करना होता। ऑल्दो कोई खास नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने को ये भी सीखना है कि कैलकुलेशन कम कैसे करना है, क्योंकि कैलकुलेशन कम करने जब आ जाएगा ना तो तुम्हारा टाइम सेव होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस घटेंगे, तो ये सब कभी ना कभी अपने को हेल्प करता ही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, तुम्हें ये समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज कर दो मुझे, फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे अब। ओरिजिन 0,0, यहाँ पे क्यू चार्ज प्लेस किया है, इधर है A,0 क्यू चार्ज
इस तरफ भी क्यू चार्ज 2a, 0, फिर इधर है क्यू 4a, 0 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, हमसे पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू 0, 0 ड्यू टू अदर्स। करो तो सॉल्व। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बढ़िया। साइड में होमवर्क लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो। होमवर्क में पेज नंबर 3 इलस्ट्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14। होमवर्क नोट कर लेना साइड में। इस होमवर्क को अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि तुम होमवर्क कंप्लीट करके ही आना, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 एक के राउंड होंगे, उससे भी कम ही है। 2, 4, 6, 7, 9 9 क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सिंपल एफ नेट हमें लिखना है, तो हम इसकी वजह से लिखे तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसकी वजह से लिखे तो क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4a²। फिर क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 16a²। बोलो यही लिखेंगे क्या, यही लिखेंगे ना, 1 4 16 डॉट डॉट डॉट। एंड यहां से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जैसे तुम कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 1/4 1/16 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो तुम्हें इनफाइनाइट जीपी दिख रहा होगा, है ना। एंड इनफाइनाइट जीपी का समीशन का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ए अपॉन 1 - r। तो ए यहाँ पे 1 है और 1 - 1/4, तो आंसर आ जाएगा 4/3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये है मेरा फाइनल आंसर। इनफाइनाइट जीपी का समेशन याद होगा। याद है ना सभी को, बहुत ही बढ़िया। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। इधर साइड में होमवर्क लिखा हुआ है, नोट कर लेना। होमवर्क सॉल्व करना है पहले। कल नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, फिर कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन ना बने
तो 2-3 बार अटेम्प्ट लेना, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं बना तो फिर रहने दिया, सो नहीं। अब यदि दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है तो क्या तरीका होगा, बस के Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर, इसके अलावा तो और कोई फॉर्मूला है नहीं। तो हमें सोचना है कि आखिर ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, हमें 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, तो फिर हम उसे डाउट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, वो एप्सिलॉन नॉट वाला पार्ट अभी हमने क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस नहीं किया है, अभी अपन ने बहुत कम क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में भी अपन इसी टॉपिक पे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो उसमें एप्सिलॉन नॉट वाला पार्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलो, 4 के आगे के और टर्म लिख दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 4 2, मतलब 0, यहाँ 1 2 4, तो इधर आएगा 8 0, सॉरी 16 0, है ना, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 8 0 है ना। देखो 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, तो अब 1/16 के बाद क्या आएगा, 1/64, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, समझे क्या। हाँ, तो ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय। ओके, वेलकम।